बदलाव की योजना अगर हम मानो आप नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लालू परिवार और करीबियों पर ईडी और सीबीआई के एक्शन के बाद आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर डाली है। सत्तारूढ़ दल ने सीएम से मांग की कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका को सरकार बिहार में सीमित करे। होली की छुट्टियों के बाद शुरू हुए बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष और सत्ताधारी विधायकों के बीच भ्रष्टाचार पर जमकर बहस हुई। होली और सबे बारात की छुट्टियों के बाद बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से फिर शुरू हुआ, लेकिन ईडी और सीबीआई के लालू फैमिली पर एक्शन को लेकर सत्ताधारी दल आरजेडी बेहद नाराज है। तभी लालू फैमिली के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई से खफा आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की जांच को सीमित करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए बिहार सरकार से एक कानून बनाने की भी मांग की। इसके लिए पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का हवाला भी दिया गया। मैंने कई राज्यों में इस तरह का कानून बना है कि जब भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़े तो निश्चित रूप से राज्य सरकार से सहमति लेनी चाहिए। लालू फैमिली और उनके करीबियों पर कार्रवाई पर हंगामा क्यों बरपा है, सवालों के जवाब कैसे दिए जा रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। दरअसल महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है, जबकि बीजेपी का जवाब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महागठबंधन पूछ रहा है बीजेपी के इशारे पर कार्रवाई हो रही है, तो जवाब है कार्रवाई से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सवाल है विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो बीजेपी का जवाब है भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महागठबंधन पूछ रहा है बीजेपी विपक्ष को खत्म करना चाहती है, तो जवाब है भ्रष्टाचार से केंद्र सरकार समझौता नहीं करेगी। महागठबंधन के नेता ये पूछ रहे हैं कि अब तक की कार्रवाई का क्या हुआ, तो बीजेपी का जवाब है कि 600 करोड़ की संपत्ति कहां से आ गई। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन की बैठक में भाग लेने पहुंचे आरजेडी विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने केंद्र पर जोरदार हमला बोला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो आरजेडी विधायक के बयान पर सियासत भी तेज हो गई। तो पब्लिक के लिए होती है और पब्लिक का ही काम करते हैं। और आफ्टर ऑल अगर हम इस सरकार के ऊपर कोई भी मतलब किसी तरीके की भी बाधाएं अगर आएंगी तो उसको जानने का तो हक है ही ना, ये तो लॉजिकल है। देखिए, ये विवाद बराबर चल रहा है, संविधान में इसकी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अनुसार में राज्य सरकार को सूचना देना, संबंधित थाना को सूचना देने का प्रावधान है। देने में क्या हर्ज है, ये हमारी समझ के परे की है। के बदले जमीन का मामला हो, इन सारे कागजात इन्हीं लोगों ने उपलब्ध कराए। अब तो इसमें चार्जशीट फाइल हो चुकी है, IRCTC में तो ट्रायल प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए प्रमाण, पुख्ता प्रमाण है, तो वो जो आरोप लग रहे हैं उसका बिंदुवार जवाब देना। केवल फंसाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लोग ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं इस देश के अंदर जहां विपक्ष को लूटने की पूरी छूट मिल जाए। बीजेपी ने महागठबंधन सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला देते हुए पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है, तो 7 पार्टियों की सरकार में शामिल पार्टियां दूसरे राज्यों में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर बने कानून का हवाला दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री आरजेडी विधायक की इस मांग को मानेंगे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित कुमार, शैलेंद्र कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। साथ ही तेजस्वी ने बीजेपी पर बदनाम करने की राजनीति करने का आरोप भी लगाया। बदनाम करने की राजनीति हद होती है, यानी बीजेपी ने हार स्वीकार कर लिया। तेजस्वी से लड़ने की औकात और भाजपाइयों आरएसएस को एकदम नहीं है। हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया,
फाक खड़े हो गए। इसलिए छापे पे छापा, कौन छापा मार रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। राजनीति, फर्जी पॉलिटिकल केस, अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए, और वो जिगर मेरे पास है। जमीन, राजनीतिक जमीन मेरे पास है, और जमीर मेरे पास है। तो ईडी की कार्रवाई को बीजेपी ने जहां सही ठहराया है, वहीं महागठबंधन के सहयोगियों ने इसे विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार की कार्रवाई करार दिया। केंद्र सरकार की इशारे पर नहीं हो रही है, स्वतंत्र और संवैधानिक एजेंसी है वो कर रही है। और उनके जो सहयोगी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ललन बाबू, उन्हीं ने कंप्लेन किया था और उसी पर जांच आगे बढ़ा है और एक कार्रवाई हुई है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट मान्यता है कि जिसने भी देश को लूटा है उसको लौटाना होगा। जो भी विपक्ष उनको नजर आ रहा है पूरे देश में, चाहे केजरीवाल हो कि लालू यादव, तेजस्वी यादव हो कि ममता हो, चाहे जो भी लोग हों, तमाम लोग पर दमनात्मक कार्रवाई किया जा रहा है। बंद जो केस बंद हो चुका है वर्षों पहले, दशकों पहले, उस केस को खोल करके और उस पर कार्रवाई की जा रही है। और ये ईडी और सीबीआई का तंग नहीं करना, ये केंद्र सरकार तंग करवा रही है और ये 2024 को देखते हुए करा रही है। इतना दिन पहले कहां सोए हुए थे। 24 का चुनाव में देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का सुपरा साफ है और इसलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि वो उनको भय हो गया कि 2024 में जनता उनको उखाड़ फेंकेगी, तो अब जितने विपक्ष की पार्टियां हैं सब पे ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड हो रहा है, खामखा हो रहा है। क्या आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में सभी विधायक, सभी सांसद दूध के धुले हुए हैं? एक भी कार्रवाई हुई है क्या? सभी लोग विपक्ष में ही है क्या? इसलिए ये सब तो देखते चलिए। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है लोगों को परेशान करने के अलावा, और लोगों के बारे में कुछ भी कहने के अलावा उनके पास कुछ रह नहीं गया। तो बीजेपी कुछ भी कह रही है, बीजेपी धरातल पर काम नहीं कर रही है, बस मुंह से जितना बोलना है उतना बोल के काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ही बहुत ही कंसर्न्ड हैं इस तरह से भाजपा जो कर रही है, अत्याचार कर रही है। बल्कि किसी के यहाँ छापा कितनी बार पड़ता है? 1 बार 2 बार पड़ता है, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार जगह जगह छापे पड़ना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो सियासी शोर शराबे के बीच शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षकों की जल्द बहाली होने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने नई नियमावली को लेकर अभ्यर्थियों को भरोसा दिया है। साथ ही ये भी कहा कि एक पारदर्शी नियुक्ति नीति जल्द से जल्द आएगी। मैंने विश्वविद्यालयों से यह उन एक्ट में उनको पावर है, सरकार कह रखी है कि हम पैसा देने के लिए बैठे हैं, तो बहाली होगी ना। अच्छा एक चीज बताइए, 5 महीना वाला को खोज रहे हैं और जो बाहर महल कर रहे थे 16 बरस वाला, ये 2 करोड़ वाले 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी दे रहे थे, उनको ना खोज रहे हैं। प्रति वर्ष 2 करोड़ जो लोग नौकरी दे रहे थे कहीं है? ये एक पारदर्शी नियुक्ति नीति जल्द से जल्द आएगी, चिंता मत। तो रामचरितमानस को बांटने वाला ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने विवादित बयान को लेकर सदन में सफाई दी। शिक्षा मंत्री ने जाति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का हवाला दिया। साथ ही कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उन्होंने कहा कि पूरे रामचरितमानस से नहीं, उसके कुछ अंशों पर आपत्ति मैंने जताई है, जाहिर की है, जिसे हटाया जाना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने बीजेपी पर षड्यंत्र रचने तक का आरोप लगाया। और आप कहें तो नीति, मैं कहूं तो राजनीति। महोदय, मैंने बोला, हमसे एक कदम आगे संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले। महोदय, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने मेरे एक एक बयान का समर्थन किया है। मेरे पास दस्तावेज है, टेबल कर दूंगा महोदय। मैंने तो ये कहा था कि किसी पुरखों के गलती से जातियां बन गई और जातियों की विसंगति, अपमान का विषय ये ठीक नहीं है, इसको ढोने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के सबरी के जोठ खाने वाला समाज बनाओ, तो देश विश्वगुरु था तो विश्वगुरु को हासिल करेगा।
मगर पता नहीं विपक्ष के साथियों को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैंने तो पुरखों की गलती कहा था। 855 पर लिखा है महोदय, तारनाक अर्थ लोग बता रहे हैं। संस्कृत शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश लगता है आप शूद्र पढ़ना बंद कर दिया, और इसमें तो साक्षात मैंने नहीं लिखा महोदय, आपके संज्ञान में देता हूं और आप इसको देख लेंगे, मैं इसको भी टेबल कर दूंगा महोदय। इसमें तारनाक अर्थ सीधे तौर पर लिखा है दंड। महोदय मैं नहीं लिखा, ये 50 साल पुराना शायद ये ग्रंथ अगर मिट जाएगा तो ये षड्यंत्रकारी लोग इसको भी झूठ कह देंगे। महोदय इतना बड़ा षड्यंत्र है, और आज के एडिशन में इस तारनाक अर्थ शिक्षा किसने जोड़ा है, मेरा यक्ष प्रश्न है देश दुनिया के सामने महोदय। होली और शब बारात की छुट्टियों के बाद बिहार विधानमंडल के बजट सत्र सोमवार से फिर शुरू हो गए। सोमवार को विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक ने नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इन 3 तस्वीरों को देखिए। त्योहारों के बाद बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की दोबारा शुरुआत हुई और पहले ही दिन हंगामा, प्रदर्शन और नारेबाजी देखने को मिली। अब तक आपने विपक्ष को प्रदर्शन करते देखा होगा, लेकिन सोमवार को विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी विरोध जताते दिखे। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही बीजेपी के सदस्यों ने पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने ईबीसी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि ईबीसी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को जानबूझकर दबाकर रखा गया है। वहीं तमिलनाडु मामले को लेकर माले के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने झूठी खबर फैलाने के आरोप में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पर कार्रवाई की मांग की। माले ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। वहीं लालू फैमिली के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ आरजेडी विधायक ने नारेबाजी की। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार में केंद्रीय एजेंसियों की जांच को सीमित करने की मांग की और सरकार से कानून बनाने की अपील की, ताकि केंद्रीय एजेंसियों की जांच के लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य हो। मैंने कई राज्यों में इस तरह का कानून बना है कि जब भी ईडी और सीबीआई का छापा पड़े तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के से सहमति लेनी चाहिए। चूंकि ये दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और इसका दुरुपयोग बंद हो इसके लिए कई राज्यों ने कानून बनाया है कि बिना राज्य सरकार के सहमति से वहां छापामारी नहीं होगा। कुल मिलाकर कहें तो सोमवार को सदन के अंदर और बाहर का माहौल गर्म ही रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, शैलेंद्र, अमित कुमार और संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सदन में शोर शराबे की खबरों के बाद अब बात सियासी गलियारे की। 2023 से लेकर 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अब तेज है। 18 और 19 मार्च को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल आ रहे हैं, तो बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री 2 अप्रैल को बिहार दौरे पर आ सकते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के निश्चय 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, ये 2023 की सियासी हलचल से समझा जा सकता है। अगले 20 दिन के अंदर एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का बिहार दौरा होना है। 18 और 19 मार्च को एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की यात्रा पर आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार लोकसभा चुनाव में भी सीमांचल ओवैसी के रडार पर है। आज इनकी सरकार बनी भी है
तो सीमांचल के मैंडेट के को लेकर इसने बनाया, हमारे 4 लोगों को तोड़ा, इनकी पार्टी बड़ी बनी, गवर्नर ने इनको न्योता दिया, तो गोया MIM की लाश पर और सीमांचल के सहयोग से इनकी सरकार बनी है। उसके बाद भी सीमांचल के लिए कोई प्रोग्राम पॉलिसी इनके पास नहीं है। इन्हीं तमाम नाइंसाफियों के खिलाफ कमर बस्ता होकर MIM अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है। नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के लिए बिहार कितना अहम हो गया है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि 6 महीने में चौथी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। वो 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। नीतीश के NDA से अलग होने के बाद अमित शाह ने बिहार की बागडोर खुद ही संभाल ली है। अमित शाह ने मिशन 2024 की शुरुआत सीमांचल से की। 23 और 24 सितंबर 2022 को सीमांचल के दौरे पर पहुंचे, जहां से मुस्लिम बहुल इलाके को साधने की कोशिश की। 11 अक्टूबर 2022 को जेपी की जन्मस्थली पहुंच गए। जेपी के गांव सिताब दियारा से जेपी के शिष्य RJD के लालू प्रसाद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश पर एक साथ निशाना साधा। 25 फरवरी को पटना और पश्चिम चंपारण पहुंचे, जहां से पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के साथ भूमिहार समाज को भी साधने की कोशिश की। और अब 2 अप्रैल को अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती पर सासाराम और नवादा में रैली करेंगे और कुशवाहा वोट को साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि माना जाता है कि सम्राट अशोक कुशवाहा समाज से आते थे। बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह का 6 महीने में चौथा बिहार दौरा और ओवैसी का सीमांचल दौरा बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में बिहार में सियासी हलचल बहुत तेज होने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार की राजनीति से अलग देश में मचे सियासी घमासान की बात करते हैं, जिसके केंद्र में है कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संसद के बजट सत्र का दूसरे चरण का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों ही सदनों में राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने माफी की मांग की। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा है। गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने सदन में आकर देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सोमवार को संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का पहला दिन था। पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। मुद्दा था राहुल गांधी का लंदन में दिया गया बयान। बीजेपी ने लंदन में दिए गए बयान को लेकर सदन में राहुल गांधी से माफी की मांग की। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शराब बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं। इस पर कांग्रेस की तरफ से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताते हुए कहा कि देश संविधान के मुताबिक नहीं चल रहा। जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। रविवार को कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी का नाम लिए बगैर हमला बोला था। पीएम ने कहा, भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग तक कर डाली। वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये भारत ही है जहां ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में राहुल गांधी लंदन दौरे पर थे। वहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं।
विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता। उन्होंने यहां तक कहा था कि विपक्ष का कोई नेता किसी भी यूनिवर्सिटी में बोल नहीं सकता है। भारत में लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है। बजट सत्र के दूसरे फेज में विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा था, लेकिन लंदन में दिया गया राहुल गांधी का ये बयान उल्टा पड़ गया। जिस तरह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया, उससे बीजेपी के तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। S3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पटना एम्स अलर्ट पर है। 30 बेड का आइसोलेशन वार्ड जो है वो तैयार किया गया है। डॉक्टरों को इस बाबत सतर्क रहने के निर्देश तक दे दिए गए हैं। बाहर से आने वाले मरीजों की टेस्टिंग की अब व्यवस्था कर दी गई है। तो इन्फ्लुएंजा S3N2 वायरस को लेकर अब सतर्कता हर तरफ नजर आ रही है। वायरस को लेकर पटना एम्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मरीजों की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में दवाओं के स्टॉक को रखा गया है, जिसे लेकर एडवाइजरी भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।